यस मैम। ओके, और अगर आवाज का कोई इशू आता है तो प्लीज बताइएगा मुझे, है ना। चलिए 82 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन ऑफ आईपीसी, इवन मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑल्सो। 82 एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। बहुत ही अच्छा सेक्शन है और सभी को याद रखना है ये चीज, क्योंकि ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड एंड जुवेनाइल आप लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। सेक्शन 82 ये क्लियर करता है कि अगर 7 साल से नथिंग इज एन ऑफेंस विद इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। 7 साल के बच्चे ने अगर कोई अपराध किया है, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो कितना भी किसी भी तरह का क्राइम है, इट इज नॉट ऑफेंस। किसी भी तरह से वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि हो सकता है बच्चा क्राइम तो कर दे, आप उसको पिस्टल दे दीजिए, वो चला देगा, आप उसे जहर दे दीजिए, वो किसी को खिला देगा, वो कर सकता है इस तरह के क्राइम, बट ही हैज नो सेंस, उसे समझ नहीं है कि उसने ये जो किया है वो क्यों किया है या उसका रिजल्ट क्या होगा, है ना। तो अब अगर 7 साल से कम के बच्चे को हो सकता है कि कोई और उससे ये अपराध करवा दे, तो करवाने वाला जरूर पनिश होगा, बट उस बच्चे को तो कुछ नहीं समझता है। तो यहाँ पर हमेशा ये याद रखिए, इवन ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड एंड जुवेनाइल में भी आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी बच्चों के संबंध में कहीं भी बात आती है, आपको हमेशा क्लिक होना चाहिए सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी। 7 years के बच्चों को एक तरह का एक्सेप्शन दिया गया है कि वो अगर कोई भी क्राइम करते हैं, इट इज नॉट एन ऑफेंस। बहुत सिंपल सा है, इसमें आपको कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना है। मैंने ये भी क्लियर कर दिया है कि हाँ, कोई और करवाता है देन डेफिनेटली ही विल बी पनिशेबल, पर बच्चे को कहीं कोई आप हार्म किसी भी तरह का उसका कोई अपराध गिनती में ही नहीं है। ठीक है। 83 इसमें केस का नाम और लिख लीजिए, बाबू सेन वर्सेस सम्राट, पुराना केस है ये। एक और लिखिएगा मार्श वर्सेस लोडर, बहुत पहले इस तरह के एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, इस तरह का इंटरप्रिटेशन किया गया है। मार्श वर्सेस लोडर, जिसे हम बोलेंगे देयर इज नो क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द चाइल्ड ऑफ 7 years of age. There is no criminal liability for that. एक बार Marsh versus Loader, Marsh versus Loader, LOADER, जिसमें कि एक 7 साल के बच्चे ने लकड़ियां चुराई थी और उसे फिर पुलिस कस्टडी में दिया गया था। बहुत पहले का केस है ये, 1863 का। देखिए एक चीज और मैं बताऊं, लॉ कैसे बनता है, चीजों का इंटरप्रिटेशन होता चला जाता है, सोशल नीड के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे लॉ में चेंजेस होते रहते हैं। उस टाइम पीरियड तक इस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया, उनका इंटरप्रिटेशन नहीं किया गया, तो 7 साल के बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया। पर जब ये माना जाने लगा कि नहीं, जब डेवलपमेंट होने लगे, हमारे लॉ का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन होने लगा कि किस तरह के क्राइम को एक्सेप्ट किया जाए, पनिशमेंट, इसीलिए मैंने आपको जो स्टार्टिंग में इतना सारा पढ़ाया था कि क्राइम क्या है, पनिशमेंट क्या है, इन सब चीजों के पीछे आप देखिए, 7 साल के बच्चे को हम अगर उसके एक्ट के लिए पनिश करते हैं तो ना तो उसे पनिशमेंट बहुत ज्यादा समझेगा, ना ही उसने जो क्राइम किया है उसे उसका सेंस है। तो यहाँ कोई पनिशमेंट का कोई सेंस है क्या? आप उसे खड़ा कर दीजिए एक जगह, आप उसे पिटाई लगा दीजिए, वो थोड़ी देर बाद वापस वैसे के वैसे हो जाएगा, उसे नहीं समझेगा। जब उसे उस एक्ट की ही समझ नहीं है तो क्या हम उसे पनिशमेंट दें? उसे पनिशमेंट भी नहीं समझेगा, उसे लगेगा हाँ उसके साथ ये एक्ट किया गया है, दैट्स इट। तो यहाँ इसलिए क्रिमिनल लायबिलिटी से इन बच्चों को मुक्त रखा गया है जो कि 7 साल से कम के होते हैं। 83 है आपका, 83 रीड करना संघमित्रा। yes ma'am. Section 83 act of a child above 7 year and under 12 to immature understanding. Nothing is an offense which is done by a child above 7 years of the age under 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of a nature and consequences of his conduct on that occasion. मतलब अब यहाँ पर एक सीक्वेंस आ गया, मतलब एक ऐसी स्टेज पर ले आए हैं इस एक्ट में हमें बच्चों की एज को, जिसमें कि अब एक पार्ट ये आ जाता है कि क्या बच्चे को सेंस है,
क्या वह नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन, उसे इतनी मेच्योरिटी है कि वो इस चीज को समझ सकता है। और अगर यहाँ पर ये कॉन्सिक्वेंस नहीं है तो फिर भी हम ये नहीं बोलेंगे कि उसे आप पनिश करके जेल में डाल दें, नथिंग इज लाइक दैट। बट यहाँ पर आईपीसी में पहले 82 और 83 को अलग अलग क्यों किया गया, मुझे कोई बता पाएगा? यहाँ पर एक ही में कर देते कि भाई 12 साल तक के बच्चों का अपराध अपराध नहीं है। क्यों खुशी? खुशी आवाज आई तुम्हें मेरी? मैम जो भी बताना चाहे बता दें। मैम क्योंकि 7 ईयर के बाद 12 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी मेच्योरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है, उनको मतलब एक अंडरस्टैंडिंग आने लगती है कि वो क्या एक्ट कर रहे हैं, ऐसा अपन मानते हैं। जी हाँ, तो अब क्या हम उनके लिए क्रिमिनल लायबिलिटीज मान सकते हैं कि उनके ऊपर हम क्रिमिनल लायबिलिटी डालें? मैम उसके लिए उनकी पहले काउंसलिंग बनानी पड़ेगी जिससे ये पता चल सके कि उस बच्चे ने जो एक्ट किया है वो उसको पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके मतलब जो एक्ट हम कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मतलब उसका इंटेंशन वैसा रहा है तो फिर मैम उसको जुवेनाइल कोर्ट में वो किया जाता है, और अगर मैम उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या एक्ट किया है तो फिर कोई ऑफेंस नहीं होगा। वेरी गुड। मीन्स यहाँ पर सीधी सी बात है मेच्योरिटी की, सफिशिएंट मेच्योरिटी। सफिशिएंट मेच्योरिटी मतलब एक होता है ना कि आपकी समझ कितनी परिपक्व है। एक मिनट भैया स्टॉप इट। आपकी समझ कितनी परिपक्व है और आपको कितना सेंस है। अब यहाँ पर एक चीज, पहले 7 साल को इसलिए अलग रखा गया, जो मेरा क्वेश्चन था उसका पहले मैं आंसर भी दूं। 7 साल को इसलिए अलग रखा गया है 82 में क्योंकि वहां तो 0% चांसेस हैं क्रिमिनल लायबिलिटी के, जीरो, नथिंग इज देयर। मतलब 7 साल तक में तो हम मान ही नहीं सकते कि हम बच्चे को पनिश करें। ओके, पर अब सेक्शन को यहाँ 2 भागों में क्यों बांटा गया है? क्योंकि 7 से 12 एक अलग स्टेज है। 7 को हमने अलग हटा दिया, देयर इज नो ऑफेंस। पर 7 से 12 में अगर मैंने ये कहा कि 11 साल के बच्चे ने चोरी की, 11 साल के बच्चे ने कोई ऐसा ऑफेंस किया, किसी के साथ मारपीट की, धारदार हथियार चला दिया उसके ऊपर, तो यहाँ हो सकता है कि उस बच्चे की समझ इतनी परिपक्व हो कि उसे उसका सेंस है। अब अगर उसे सेंस है, वो बोलता है कि हाँ मुझे बहुत गुस्सा था इसलिए मैंने मारा, मुझे पता था या मैं उसे मार डालना चाहता था इसलिए मैंने उसे मारा, देन यहाँ पर उसका जो काउंसलिंग वाला पार्ट है, जो उसकी समझ वाला पार्ट है, वो ये क्लियर कर देता है कि उसका उस कंडक्ट को करने के पीछे रीजन क्या था, पर्पस क्या था। और अगर उसकी क्रिमिनल मेंटालिटी है देन यहाँ पर उसे उस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर कई सारे अलग अलग केसेस भी हैं, जैसे इसमें आप ये भी सारे आपको पुराने केसेस ज्यादा पढ़ने को मिलेंगे। देखिए आईपीसी का ये जो सेक्शन है आज के डेट में बहुत ज्यादा इसलिए यूज में नहीं आता है, क्यों 7 साल तक के लिए तो हमने देख लिया है कि हाँ हम 82 के तहत चले जाते हैं, पर क्योंकि आज हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट प्रॉपर हमारे पास जुवेनाइल के लिए है, अगर बच्चे क्राइम करते हैं देन किसी भी तरह का ऑफेंस करते हैं, अपचारिता करते हैं, वहां पर उस एक्ट के तहत उनको डील किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये सेक्शन अभी जितना हमने पढ़ा, और अगर आप लोगों से मैं बोलूं कि आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो क्या ये सेक्शन अपने आप में 12 साल तक के बच्चों के लिए इनफ है? क्या नहीं है? आई थिंक, मुझे जहां तक लगता है बिल्कुल भी नहीं है। क्या बताया है उसमें? सिर्फ इतना ही बताया है कि उनकी सफिशिएंट मेच्योरिटी और कंडक्ट। अब अगर उससे आगे अगर है उन्हें, देन व्हाट, अभी क्या करेंगे? तो यहाँ पर ये सेक्शन अपने आप में कंप्लीट नहीं हम मान सकते, इसीलिए आज के डेट में हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, और हम उसके तहत इस एज के बच्चों ने अगर कोई ऑफेंस किया है, अपचारिता की है, तो हम वहां उन्हें ट्रीट करते हैं, न कि सीआरपीसी में, है ना। सीआरपीसी में भी क्लियरली ये मेंशन कर दिया गया है कि अब बच्चों के साथ अगर कोई बच्चे इस तरह का कोई ऑफेंस करेंगे देन उन्हें कहाँ ट्रीट किया जाएगा? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत किया जाएगा, न कि आपका रेगुलर ट्रायल जो कि सीआरपीसी के तहत चलाया जाता है उस तरह से नहीं। प्रोसेस सेम हो सकता है बट उनके लिए स्पेशल कोर्ट होगा, स्पेशल प्रोसीजर होगा। क्लियर? तो सेक्शन 82 और 83, अब जैसे मैंने पहले भी कहा था
कि आप लोग जब आईपीसी पढ़ेंगे तो आप सारे अलग अलग उसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अभी आपके पास बच्चों के संबंध में यहाँ सेक्शन आने शुरू हो गए हैं। आप अगर अभी से ये चार्ट बना लेंगे देन आपको ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड का अलग से आईपीसी का पोर्शन या उनके अगेंस्ट होने वाले क्राइम के लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज ही से एक अलग चार्ट बनाएंगे जिसमें आप बच्चों से होने वाले जो बच्चों से रिलेटेड जितने भी आईपीसी के सेक्शन है वहां आप मेंशन करते चले जाइए। इसी तरह वुमेन से रिलेटेड है मेंशन करते चले जाइए, बॉडी से रिलेटेड है मेंशन करते चले जाइए। अलग 4-5 बड़े बड़े चार्ट A4 वो बड़ी बड़ी शीट आती है ना, उनको बना लीजिए और उसमें अभी से लिखना शुरू कर दीजिए कि ये स्टेट के अगेंस्ट है, ये न्यूसेंस के अगेंस्ट है, ये बच्चों के अगेंस्ट है, ये महिलाओं के अगेंस्ट है, ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, ये बॉडी के अगेंस्ट है। ऐसे 5 से 6 चार्ट अलग बनाएंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि जब ये हमारा आईपीसी खत्म होगा तब तक आपको 80% रट चुका होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर करेंगे देन डेफिनेटली आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। आई एम डैम श्योर कि आप अगर ये करेंगे तो, है ना। तो यहाँ पर प्रॉपर अभी से चार्ट बनाना स्टार्ट कर लीजिए। चलिए, पता नहीं स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। फिर है आपका 83। एक मिनट मैं इसको मिनिमाइज करके पता नहीं क्यों। तो यहाँ 82 और 83 आई थिंक समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना सभी को? यस मैम। और जो मैंने कहा है कि आप लोग चार्ट बना के पढ़ाई करें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदे की चीज रहेगी फॉर इवन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अगर आप रियली करेंगे ना तो आपको बहुत फायदा रहेगा, मतलब आपको ये रट जाएगा, आपको कभी देखना नहीं पड़ेगा कि इसमें पर्टिकुलर ये सेक्शन किससे रिलेटेड है और ये किससे रिलेटेड है। तो इस चीज को थोड़ा सीरियसली लेना आप लोग। 83, 84 एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड सेम रहेगा लाइक 82 अनसाउंड माइंड पर्सन कौन होते हैं? जिन्हें सेंस नहीं है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड is capable incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary of law। अगर किसी व्यक्ति को ये समझ ही नहीं है कि उसने जो एक्ट किया है वो गलत है या सही है तो क्या हम उसे पनिश करें? नहीं। पर एक चीज यहाँ हमेशा ध्यान रखना कि इस तरह का जब कोई चीज होती है देन उसका बेनिफिट आपको कब ले सकता है? जैसे मान लीजिए किसी को मानसिक रूप से इस तरह की बीमारी है कि उसे समय समय पर दौरे आते हैं, कुछ टाइम पीरियड में वो ठीक है, कुछ टाइम पीरियड में वो सही नहीं है। अभी उसे बेनिफिट कब मिलेगा इस सेक्शन का? जिस टाइम पीरियड में उसकी समझ है, जिस टाइम पर उसे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उस टाइम पर उसने कोई क्राइम किया है तो यहाँ पर इस सेक्शन का बेनिफिट उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि मानसिक बीमारी एक अवस्था है, ठीक भी होती है। ऐसा नहीं है कि मानसिक बीमारी अगर है, हाँ जन्मजात अगर कोई है तो वो इस कैटेगरी में ही नहीं आता है। पर मानसिक बीमारी भी एक बीमारी वाला पार्ट है कि वो ठीक भी हो सकता है, या कभी आप ठीक हैं कभी नहीं है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कई बार इस तरह की चीजों का बेनिफिट लेने की कोशिश की जाती है। आपने फिल्मों में कई जगह देखा होगा कि विकृत चित्त होना। अब विकृत चित्त होना कब भाई? आपके क्या ऐसे शो किया जाए, कैसे पता लगाया जाए? तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी तो आज की डेट में है ही है। इवन इसके साथ एक्ट जब किया जाता है तो उससे भी पता लगाया जा सकता है कि वो अनसाउंड माइंड है या नहीं है। फिर उसकी जिस तरह की बीमारी है, जिस तरह का उसका है, उससे भी पता लगाया जा सकता है कि क्या वह जानबूझकर कर सकता है या उसे इतना समझ है कि वो ये काम उसे करना है या नहीं करना है। ये जो सेक्शन है ये इसलिए कई जगह
बार बार दिक्कत देता है कि यहाँ पर इसीलिए कुछ है ना, ये वाला सेक्शन थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इन्होंने आईपीसी में इन चीजों को थोड़ा डिटेल में स्टडी किया है। और वो स्टडी करना क्यों जरूरी है, आज की डेट में अगर कोई कहते कि ए नाम के व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया बट ये तो अनसाउंड माइंड है, उसे सेंस नहीं था, अभी अब कैसे प्रूफ होगा कि सेंस नहीं था। इसके लिए 4 चीजें अलग अलग बताई गई हैं। देखिए, एक है इडियट, जड़ बुद्धि जिसे हम कहते हैं, जिसका कि जन्म ही स्वस्थ मस्तिष्क से नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब जो जन्म से होते हैं, जिनको की समझ ही नहीं होते ना, कुछ बच्चे मानसिक डिसेबिलिटी के साथ ही वो जन्म लेते हैं, देन वहां गुंजाइश ही नहीं है कि वो कभी ठीक है और कभी नहीं है। फिर ल्यूनेटिक, जो कुछ कुछ अंतराल से बीमार होते हैं। जैसे कि क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो केवल कुछ अंतराल से मानसिक विकार से पीड़ित हैं, परंतु कभी पागलपन है और कभी पागलपन स्थायी है और कभी कभी स्थायी नहीं है। अब जब वो पागलपन वाली अवस्था स्थायी नहीं है, उस दौरान क्या किया जाए, उस टाइम पर अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है तो डेफिनेटली उस टाइम पर अगर कोई क्राइम किया जाता है तो ये माना जाएगा कि सामान्य व्यक्ति के द्वारा वो किया गया है, न कि किसी अनसाउंड माइंड के द्वारा। फिर नॉन कंपोज मैनेट मीन्स कभी यह कोई ऐसी बीमारी है जो कि मानसिक अस्थिरता जिसे हम कहते हैं, जैसे कि बहुत बुरा बुरा टाइम देखकर व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन में जाने के कारण व्यक्ति सुसाइड क्यों करता है, कई लोग सुसाइड करते हैं, क्यों करते हैं, क्या रीजन है, डिप्रेशन, है ना। और डिप्रेशन की एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य खुशहाल व्यक्ति क्या कभी सुसाइड के बारे में सोचेगा, क्यों संगमित्रा? नो मैम। नो, नॉट एट ऑल। क्यों? हम खुश हैं, सामान्य है। एक सामान्य व्यक्ति की जो समझ है वो ये है कि नहीं, सुसाइड क्यों मरना है, मतलब हमें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालों के लिए जीना है, दैट्स इट। बट अगर आप किसी तरह के डिप्रेशन के शिकार हैं, मतलब आप किसी मानसिक बीमारी का शिकार हैं, तो ये स्थिति आएगी कि आप ये चाहेंगे कि नहीं, मुझे जीना ही नहीं है। मीन्स यहाँ जबकि सभी को पता है कि आत्महत्या का प्रयास भारतीय दंड संहिता में क्राइम है, आप लोगों को शायद पता ही होगा। तो यहाँ पर ये जब क्राइम ही है तो अब व्यक्ति करेगा, तो सामान्य व्यक्ति तो नहीं करना चाहता, मतलब उसकी कोई मानसिक दुर्बलता है जिसे कि डिप्रेशन हम बोल सकते हैं। तो इस मानसिक दुर्बलता के कारण हो सकता है व्यक्ति इस तरह का क्राइम करे। मतलब कि आत्महत्या का प्रयास जो हमारे पास सेक्शन है, इसके लिए कई बार पीआईए लगाई जा चुकी है कि जो व्यक्ति मानसिक दुर्बलता में ही अगर इस तरह का व्यक्ति क्राइम करना चाहता है, ये जो पर्टिकुलर क्राइम है सुसाइड करने की अटेम्प्ट करना, सामान्य व्यक्ति तो करेगा नहीं। अब ऑलरेडी वो मानसिक दुर्बलता का शिकार है, डिप्रेशन में है, और उसके बाद अगर वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, वो बच जाता है, अब आप उसके ऊपर केस लगा दो कि आपने तो क्राइम किया है, अभी आप उसे और ज्यादा टॉर्चर करो, है ना। तो ये इसलिए कई बार आप जब 300 हम ये सेक्शन पर्टिकुलर पढ़ेंगे तब आप लोग इससे जुड़े कई सारे पीआईए लगाए गए हैं, वो आप थोड़ा सा पढ़ना, आप लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा और काफी अच्छी चीजें हैं उसमें कि वाकई में जब व्यक्ति खुद परेशान है देन आप उसके ऊपर और पनिश करें, आप उसे और उसे सजा देने की कोशिश करें। और डिसीज ऑफ माइंड, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो, तो ऐसे कई सारी बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि किस स्टेज में, इन चारों स्टेज में से किस व्यक्ति ने उसे किया है, क्या किसी मानसिक दुर्बलता का शिकार व्यक्ति था तब वो चीजें हुई हैं, और अगर हुई हैं तो फिर क्या उन्हें उसे किस कैटेगरी में रखा जाए, क्या उसे सेंस था कि उसने जो किया है वो गलत है। एक होता है ना माइंड, एक स्टेजेस होती हैं, आप कभी बहुत खुश हैं, आप कभी बहुत गुस्से में हैं, आप कभी बहुत डिप्रेस्ड हैं, और कभी कभी आप इस स्टेज में है कि आप कोई क्राइम भी कर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। जैसे मजबूरी भी एक इस तरह का एक सीन क्रिएट होता है कि बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति मजबूर है, परेशान है, तो कई बार वो इस तरह के एक्ट करने लग जाता है। तो यहाँ पर वो पॉइंट किस तरह का होगा, क्या हम उसे अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में रख लेंगे, नहीं। पर हाँ, इन चारों में से अगर कोई स्टेज है और अगर वो इनमें से किसी को बिलोंग करता है देन डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है कि उसे एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का जो ये सेक्शन जो कि एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है, उससे कहीं ना कहीं उसे छूट मिल जाए। फिर 85 जो है वो है नशे के संबंध में, एक्ट ऑफ अ पर्सन इन capable of judgment by reason of मैम, intoxication. Yes. हाँ बेटा। मैम सेक्शन 84 में जो अनसाउंड माइंड की बात करी गई है, मैम जैसे अगर कोई अनसाउंड माइंड है, मैम यही कैसे वो होगा कि ये ही अनसाउंड माइंड है? जिसने क्राइम किया है हम उसके लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कि एक अनसाउंड माइंड है, उसने किसी का मर्डर कर दिया,
तो अभी उसकी एक्टिविटीज से पता चलेगा कि वो अनसाउंड माइंड है या नहीं है। सामान्य तौर पे हम सामान्य व्यक्ति में और अनसाउंड माइंड के व्यक्ति में डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने 4 चीजें अभी बताई। एक मैंने कहा इडियट, जिसे कि यहाँ पर आईपीसी में स्पेसिफिक सेक्शन में मेंशन नहीं किया गया है, कई सारे ऐसे केस लॉज की स्टडी करने के बाद ये मेंशन किया गया। जन्म से जिसकी मानसिक दुर्बलता है, क्या उसके ठीक होने के चांसेस होते हैं? रेयर, नो मैम। रेयर है ना, बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल। पर कई बार होता है कि एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा जीवन बिताया, उसके बाद उसके पास कई इस तरह की चीजें होती हैं, उसके जीवन में इस तरह की घटनाएं होती हैं कि उसकी मानसिक स्थिरता जवाब दी जाती है और उसकी मानसिक स्थिरता चली जाती है और वो पागलपन की उसे दौरे आने लगते हैं। अब ये कौन सी स्थिति है जिसमें कि वह व्यक्ति कुछ टाइम पीरियड के लिए अच्छा है, पर कुछ टाइम पीरियड के लिए उसके दौरे आते हैं। उस दौरे आने में, गुस्से में, अग्रेशन में उसने किसी को मार डाला, उस पर्टिकुलर टाइम में उसे 84 का रिलैक्सेशन मिलेगा। पर जिस समय वो सामान्य जीवन में है, उस समय चाहे उसके साथ हम ये देख लें, हम डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लें कि हाँ उसे इस तरह के दौरे आते हैं, दौरे आने के दौरान वो जो टाइम पीरियड है, उस टाइम में जब वो स्वस्थ है,